बैक टू द फोर्थ डे ऑफ द पावर पैक मॉर्निंग मोटिवेशन। दिस साइड सनी रघुवंशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जिस तरह से हम लगातार मॉर्निंग मोटिवेशन के एक नए नए स्टोरी के साथ में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आज उसी तरह फिर से एक नए स्टोरी के साथ में, एक नए मोटिवेशन के साथ में, एक नए मैसेज के साथ में आपके साथ प्रेजेंट हूँ। और जिस स्टोरी की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें एक मैसेज है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हर एक बुरा परिस्थिति एक अच्छे वक्त को जन्म देता है। हर एक बुरा परिस्थिति एक अच्छे बदलाव को जन्म देता है। वो किस तरह से सिद्ध हो सकता है, आज एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह का स्टोरी है कि एक गुरु और एक शिष्य होते हैं और एक लंबी यात्रा पे वो लौट रहे होते हैं। एक लंबी यात्रा से जब वो लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल भी होता है। उस जंगल से गुजरने के बाद उनका रास्ता भी बहुत ज्यादा बाकी होता है, लेकिन समय ढल चुका होता है, शाम का समय हो चुका होता है। तो जिस तरह से वो रास्ते से गुजर रहे थे, उनके लिए सुरक्षित नहीं था रात में रुकना। लेकिन उसी वक्त उसके चेले, उनके शिष्य बोलते हैं कि गुरु, ऐसा करते हैं कि हम बगल के गांव में चलकर आज रात क्यों नहीं बिता रहे, हमारे लिए भी बेहतर होगा और कल हम सुबह आज यात्रा पूरा कर लेंगे। तो गुरु को ये बात अच्छा लगता है और वो दोनों मिलकर वो गांव में जाते हैं और किसी दरवाजा को खटखटाता है शिष्य रात में ठहरने के लिए। जो उस व्यक्ति कोई दरवाजा खोलकर बाहर आता है और पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारे कंडीशन अपना बताते हैं और जब बताने के बाद वो व्यक्ति अनुमति दे देता है वहां पे रात में ठहरने के लिए। जिस व्यक्ति के यहाँ ठहरते हैं वो व्यक्ति फाइनेंशियली उतना अमीर नहीं होता है, कंडीशन से बिल्कुल गरीब होता है, लेकिन फिर भी बड़ा उदारता होता है उसके अंदर। हर एक अतिथि को बड़ा सत्कार स्वागत करता है। तो ठीक उसी तरह वो गुरु और चेलों को भी स्वागत करते हैं, उस रात्रि को ठहरने के लिए भोजन पानी कराते हैं और रात में ठहरने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब वो सोने से पहले उस व्यक्ति से कुछ बातचीत चल रही होती है, उसी दौरान वो व्यक्ति से पूछते हैं कि आप करते क्या हो, आपकी स्थिति ऐसी क्यों है। तो वो व्यक्ति अपने स्थिति के बारे में बताता है, अपने काम के बारे में बताता है। बोलता है कि क्या बोलते हैं, गुरुजी, मेरे पास जमीन तो बहुत सारा है लेकिन उसका कोई काम नहीं है और मैं अपने जीवन यापन मैं अपने पालतू जानवर भैंस से पूरा करता हूँ। तो वो गुरु पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि ढेर सारा जमीन है फिर भी आपका कंडीशन ऐसा क्यों है। तो व्यक्ति बताता है कि एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारे पास जमीन है उस पे अनाज नहीं उगते हैं। लोगों का कहना है कि वह एक बंजर भूमि है और वहां पे बिल्कुल अनाज नहीं उगाया जा सकता है। तो गुरु जी को ये बात समझ में आई लेकिन पूरी तरह से पचा नहीं। कहने का मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ भेद लगा और वह व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा था जैसा गांव वाले बोल रहे थे। बड़ा ही दयालु व्यक्ति होता है वह। गुरुजी को लगता है कि आखिर गांव में इतने सारे जमीन है, सब पे फसल उग रहे हैं, तो आपके जमीन पे ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन वह व्यक्ति मान बैठा था और कि कुछ मेहनत की कमी के कारण वहां पे फसल नहीं उगाए जा सकते थे। लेकिन ये बात यहीं तक स्टॉप होता है और सभी लोग रात्रि में सोने जाते हैं। सभी लोग सो जाते हैं। तभी आधी रात्रि में वह गुरु और चेला उठकर वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। जब वो वहां से निकल जाते हैं तो साथ में वह व्यक्ति का जो भैंस होता है, वह जो जानवर होता है, पालतू जानवर होता है, वो दोनों लेकर रफा दफा हो जाते हैं। वहां से वो दोनों लेकर चले जाते हैं और गुरु ये काम करते हैं। जब सुबह होता है व्यक्ति ढूंढने लगते हैं अपने भैंस को, अपने गुरु और शिष्य को जो रात में ठहरे थे, कहाँ गए कोई पता नहीं। और देखता है कि मेरा भैंस भी नहीं है, लेकिन उनको दोष नहीं देता है और फिर वह व्यक्ति अपने किसी दूसरे काम में लगने का प्रयास करता है। लेकिन जो गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं तो शिष्य सवाल करता है अपने गुरु से कि गुरु महाराज, ये तो ठीक नहीं किया आपने। उस व्यक्ति का जीवन यापन करने का जो साधन था हमने उसको भी खत्म कर दिया। अब उसका कंडीशन कैसा होगा, उसका स्थिति कैसा हो सकता है। वो तो बिल्कुल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, दयनीय हो सकता है। हमने ऐसा क्यों किया। गुरु जी बिल्कुल कोई जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराते हैं और चलते बनते हैं। 10 साल बाद जब वो शिष्य बड़ा हो जाता है, वो गुरु बन जाता है, वह भी किसी का गुरु बन जाता है, तो उसको ख्याल आता है उस व्यक्ति के बारे में जिसके साथ इन्होंने ऐसा किया था। अपने गुरु को दोष तो नहीं देता है, लेकिन बोलता है कि बड़ा बुरा काम था वो, और उसको बड़ा गिल्टी फील होता है। लेकिन उसको गिल्टी फील खत्म करने के लिए वह व्यक्ति सोचता है और विचार करता है कि क्यों ना हम एक बार उसकी स्थिति को चलते हैं देखने के लिए, उससे मिलते हैं चलकर, क्या है कैसा है। जब वह शिष्य बड़ा हो जाता है, गुरु बन जाता है, तो वो जाता है मिलने के लिए और देखता है कि जिस जगह पे कभी एक कुटिया हुआ करता था वहीं पे एक आलीशान भवन बना हुआ है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे शायद वो व्यक्ति अपना घर छोड़कर चला गया होगा, या फिर अपना जमीन ही तो घर ही तो था जिसको बेचकर
किसी को दे दिया होगा और वह कहीं चला गया होगा और कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे महल बनाकर रह रहा होगा, कोई अमीर व्यक्ति ही खरीदा होगा। जब ये बात सोचकर वो लौट रहा होता, वापिस आ रहा होता, तो वहीं पे जो व्यक्ति उस महल का मालिक था वह वहां पे मिल जाता है। और वह महल का मालिक को ये जब व्यक्ति दिखता है, गुरु जो शिष्य था वो देखता है, तो वो पहचान लेता है कि वही व्यक्ति है जो इस झोपड़ी में कभी रहा करता था। लेकिन वह व्यक्ति इसे नहीं पहचान पाता क्योंकि ये चूंकि बड़ा हो चुका होता है। लेकिन बातचीत करने के बाद यह व्यक्ति बोलता है कि अरे महाराज कैसे हो आप, कैसे हो अभी तक, शिष्य पूछ रहा होता है और वह व्यक्ति इसे पहचान नहीं रहा होता है। बोलता है कि आप कौन है महाराज। जब ये सारी बातें बताता है कि मैं कभी आपके यहाँ 10 साल पहले अर्धरात्रि में आपके यहाँ और मैं और गुरु रुके थे, आपने अनुमति दी थी रुकने के लिए, मैं वही लड़का हूँ। यह व्यक्ति समझ जाता है और पूछता है कि अच्छा रात में आप लोग कहाँ चले गए थे, मैं तो परेशान हो गया था, आप लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे। उस रात्रि आप लोग गए थे, उस दिन मेरा भैंस भी चोरी हो गया था और उस समय से मेरा समय बहुत ही विकट परिस्थिति में चला गया था। लेकिन पूछता है कि अच्छा क्या हुआ था आगे, आगे आपने किस तरह से अपने जीवन को चलाया। तो वो व्यक्ति बताता है कि कोई बड़ी बात नहीं है साहब, जो मेरे पास साधन था वो खत्म हो चुका था, लेकिन जो मेरे पास कुछ जमीन बच रहे होते जो बंजर था, मैंने उस पर काम करने का प्रयास किया, मेहनत किया, तो वहां पे फसल उग गया। जब फसल उगना चालू किया तो मैंने और ज्यादा मेहनत किया और लगातार 5, 6, 7 साल मेहनत करते मैंने बहुत सारा धन अर्जित किया और ये उसी का परिणाम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। वो व्यक्ति इतना बात बताता है, उस गुरु उस शिष्य की मतलब आंखों में आंसू छलक आता है अपने गुरु के प्रति, और इसके बात को सुनकर वो बड़ा गर्वान्वित होता है कि आपने इतने विकट परिस्थिति में इतना अच्छा परिणाम निकाला। लेकिन अपने गुरु के बारे में वो शिष्य विचार कर रहा था कि मेरे गुरु ने आखिर जो किया वो एक बहुत ही बेहतरीन काम करके गए और मैंने उनको कभी दोस्त भी ठहरा था, इसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरु। वो अंदर ही मन में अपने आप को विचार कर रहा था और वो व्यक्ति से बात करके उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, उससे स्वागत करता है फिर से उसी तरह जिस तरह रात में किया था। वो अभी भी उतना ही दयालु है जो पहले था। और वो व्यक्ति बताता है कि आपने अगर इतने विकट परिस्थिति में इतना बड़ा परिणाम निकाल सकते हैं तो कैसे हो सकता है हर बुरा वक्त एक नए परिणाम का बदलाव क्यों नहीं कर सकता है। तो मेरे दोस्त इस स्टोरी का अंत यही था और यहाँ से एक मैसेज यही निकल के आता है हम सब के लिए, आपके लिए, कि कभी भी जीवन में बुरा वक्त आता है तो वहां से हताश ना हो, क्योंकि मैंने बताया हर बुरा वक्त एक नई परिस्थिति को जन्म देता है, हर बुरा परिस्थिति एक अच्छे समय को जन्म देता है। और ठीक इसी तरह जैसा स्टोरी में हुआ उस व्यक्ति के साथ में, तो अगर और आपके और हमारे बीच में, अगर आपके और हमारे जीवन में कभी भी बुरा वक्त आता है, कभी भी बुरा परिस्थिति में जाते हैं आप, तो घबराए ना, हर बुरा परिस्थिति से एक अच्छे परिणाम निकालने का प्रयास करें। यकीन मानिए भगवान वो परिणाम देता है, वो निकालता है, वो रास्ता निकालता है। एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते चालू हो सकते हैं आपके लिए। और ठीक इसी तरह से इस स्टोरी के माध्यम से आज का कहानी यहीं पे अंत होता है। और आज का जो मैसेज है कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह से नए इंस्पिरेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो मैसेज देने के लिए आप मेरे चैनल के साथ में लगातार बने रहने के लिए इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, नमस्कार।